नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और इंडिया एट 9 के साथ मैं हूं आनंद भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उस लिस्ट की जो अभी तक सुर्खियों में बनी हुई है, जहां बीजेपी की पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने आज जारी कर दी है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में जारी किए हैं। बीजेपी की पहले लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के नाम हैं, 57 ओबीसी उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ेंगे। उनके नाम के ऐलान के साथ ही वाराणसी में जबरदस्त जश्न शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 4 नए चेहरों को मौका दिया है। नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र को श्रावस्ती से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आखिरकार विदिशा से टिकट मिल गया है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। पहले उनके भोपाल सीट से लड़ने की चर्चा हो रही थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली की 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार होंगे। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी को टिकट मिला है। बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश विधूड़ी का टिकट काट दिया है। उत्तर प्रदेश में अवध रीजन की 3 सीटें बहराइच, रायबरेली और कैसरगंज पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ब्रिज क्षेत्र की फिरोजाबाद, बदायूं, पीलीभीत और मैनपुरी सीट भी होल्ड की गई है। इन सीटों पर सांसदों के टिकटों पर खतरा मंडरा रहा है। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले वाराणसी से पीएम मोदी के नाम का ऐलान किया गया। इसके साथ ही वाराणसी में जबरदस्त जश्न शुरू हो गया। तो इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसे ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, उन इलाकों में समर्थकों ने खुशी मनाई, ढोल नगाड़े बजाकर, पटाखे जलाकर, एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी, अहमदाबाद, लखनऊ और तीनों ही जगह पर आप देख सकते हैं कैसे ढोल की थाप पर लोग थिरकते नजर आए। आतिशबाजी के जरिए अपनी खुशी का इजहार लोगों ने किया। और अब आपको दिखाते हैं टिकट मिलने की घोषणा के बाद शिवराज सिंह चौहान, बांसुरी स्वराज ने क्या कहा। अब जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया है, उनकी गारंटी है, उस संकल्प की पूर्ति का एक छोटा सा माध्यम हम भी बनेंगे। अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता के साथ इस मिशन को पूरा करने में हम सहयोग कर पाएंगे। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं। 20 साल बाद आप जाएंगे, अगर चुने गए तो विदिशा के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आप? पहली चीज तो अगर शब्द का उपयोग आप मत कीजिए। आप आश्वस्त हैं? सब आश्वस्त है, मैं समझता हूं। जनता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा मिला है और विदिशा की जनता से मेरे बहुत आत्मीय रिश्ते रहे हैं, अपना परिवार है। विदिशा का संपूर्ण विकास और जनता का कल्याण वो हमारा पहले भी किया है और उसका रोड मैप भी तैयार है। आपने कहा था कि 29 कमल की माला पहनाएंगे यहाँ से, तो आप मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें, छिंदवाड़ा भी इंक्लूडिंग छिंदवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 29 कमल की माला मोदी जी के गले में मध्य प्रदेश डालेगा। सिंधिया जी और तमाम और युवा साथियों को देश भर से मौका मिला, तो आपको लगता है कि युवा महिलाओं को प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिला इस लिस्ट में जो सूची आई है? नहीं, बहुत संतुलित टीम है। युवा भी हैं, महिला भी हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं, किसान भी हैं, समाज के हर वर्ग का कार्यकर्ता है, योग्यता को सम्मान दिया गया है। तो अद्भुत टीम है। केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। लोकसभा में आपको टिकट मिला है, क्या सोच रही हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जी, बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। अच्छा, नई दिल्ली पर आपकी माँ भी चुनाव जो है लड़ी थी, क्या आज आपके मन में छवि है? अपनी माँ को याद कर रही हैं कि नहीं, जिस सीट पर वो चुनाव लड़ी थी? जी, जाहिर सी बात है कि उनकी क्षति आज बहुत महसूस हो रही है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उनका बहुत आशीर्वाद मुझ पर जरूर बरस रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि बीजेपी ने महिलाओं को इस बार खास तवज्जो दिया है। क्या सोचती हैं कि इस बार
2 सीटें अभी तक जो है कमल जी सहरावत और आपको मिला है। क्या कहती हैं कि महिलाओं की भूमिका अब ज्यादा राजनीति में सक्रिय तौर पर? ये है मोदी जी की गारंटी, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण की केवल बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की बात करते हैं। प्रवीण जी, चांदनी चौक से आपको मौका मिला है, एक आप व्यापारी नेता माने जाते हैं, अभी तक आपकी भूमिका दूसरी थी, किस तरीके से देख रहे हैं आप चुनाव? देखिए, सक्रिय व्यक्ति के लिए भूमिका कोई बहुत नहीं होती। एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने चांदनी चौक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता, व्यापारी, वहाँ के रहने वाले लोग, हम सब मिलकर के उस पूरी शिद्दत से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी सर जिम्मेदारी है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन जी का टिकट काटकर आपको दिया गया है। देखिए, नेतृत्व जो भी निर्णय करता है, हम सब कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही की तरह उसका सम्मान करते हैं। मैं 3 बार प्रदेश की मेन टीम में मंत्री रही, महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, उपाध्यक्ष रही, मेयर रही, लीडर ऑफ हाउस रही, अब महामंत्री हूँ। लेकिन ये सपना नहीं सोचा था कि पूरा होगा। इतने काम करने के बाद भी कभी लगता नहीं था, क्योंकि लगता था लोकसभा बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और मैं एक छोटे से साधारण घर से आने वाली कार्यकर्ता हूँ। लेकिन पार्टी विद अ डिफरेंस जो है वो आज महसूस हुआ कि महिलाओं के लिए जो मोदी जी सोच रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मन में महिलाओं के लिए हर जगह स्थान दिया है, उसी स्थान का आज मुझे भी ये आज एक प्लेटफॉर्म मिला है। यूथ को इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आज ही देख लें आप कि एक पार्टी ने कितनी बड़ी पॉजिटिव सोच रखी है और मुझे टिकट दिया गया है, तो ये अच्छा लगता है। जब ऐसा मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है, एक सामान्य परिवार से, किसान फैमिली से, एक खिलाड़ी होने के नाते आज एक इतना बड़ा अवसर दिया मुझे पार्टी ने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भाला हमेशा गोल्ड लेके आता है, इस बार कितना आगे जाएगा? सबसे आगे अब की बारी जाएगा। चलिए। बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है और इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस लिस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया है, जिन सांसदों के टिकट कटे हैं क्या वो नकारा थे? अगर ऐसा था तो बीजेपी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या जिनके नाम कटे हैं उनकी कार्यशैली से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है? तो जब वही खुश नहीं है तो 5 साल का हिसाब कौन देगा? जिन लोगों की टिकट कटी है उन सांसदों का, भाई 5 साल तो उन्होंने बर्बाद कर दिए ना अपने लोगों के। हर बार तो मोदी जी अपने नाम पे वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब आप अपने सिटिंग एमपीज को बदलते हो तो उसका भी आपको हिसाब किताब देना चाहिए कि आखिर क्यों आपने ये निर्णय लिया। क्या वो नाकारा थे कि आप उनको वापस नहीं दोहराना चाहते थे? आपको लगता था कि आपके नाम के बावजूद वो नहीं जीत पाएंगे? और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम इस लिस्ट के लेके जो तमाम पहलुओं उन पर बातचीत करने के लिए। अनुराग द्वारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा रवीश रंजन हमारे साथ दिल्ली से इस समय चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले मैं रवीश का रुख करना चाहूँगा। रवीश, तमाम तरह के कयास थे, कहा जा रहा था कि 150 लोगों की लिस्ट आएगी, 150 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ये तो लगभग 200 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। कितने ऐसे सांसद थे जो आज दुखी होंगे जिनके टिकट कट गए हैं? जी बिल्कुल, 196 नामों का ऐलान हुआ है और 34 निवर्तमान सांसदों के टिकट कटे हैं। बड़े बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा उलटफेर तो दिल्ली के अंदर हुआ है कि एक निवर्तमान जो राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट कट गया, और पूर्व जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका टिकट कट गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे लिस्ट में जो बीजेपी ने संकेत दिए थे कि इस बार महिलाओं को और युवाओं को खास तवज्जो दिया जाएगा, तो वो इस पूरे लिस्ट में उसकी छाप दिख रही है। आप देखिए कि 29 महिलाओं को जो है वो दिया गया है इसमें टिकट, और इसके बाद 47 ऐसे युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिनकी उम्र 50 से कम है। तो ये दिखाता है कि कैसे जो है वो बीजेपी एक नेक्स्ट जनरेशन जो नेतृत्व है उसको खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आप दिल्ली में देख लीजिए, कमल जी सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट मिला है। वो हमारे साथ अभी इंटरव्यू में बोली कि उनको टीवी के जरिए पता लगा कि उनको टिकट दिया गया है। उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि उनको टिकट मिल जाएगा, जबकि वो पार्षद रही हुई हैं, पार्षद के बाद में मेयर बनी,
और महिला मोर्चा में काम किया, अभी वो महामंत्री हैं, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि उनको टिकट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए बांसुरी स्वराज, पिछले साल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट की एक मानी जानी वकील हैं, हालांकि उनका प्रोफाइल बड़ा है। सुषमा स्वराज जो हैं, उनकी वो बेटी हैं, सुषमा स्वराज भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ चुकी हैं, जीती थी यहाँ से, तो उनकी अब उनको उसमें बांसुरी स्वराज को जो है टिकट मिला है, बहुत यंग युवा उम्मीदवार के तौर पर। 2 महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया गया है। प्रवीण खंडेलवाल, आप देखिए, कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उनको टिकट मिला है। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं चांदनी चौक से, हर्षवर्धन की जगह उनको टिकट दिया गया है। तो ये बड़े नामों को एक बात और मैं आपको बता दूं, कर रहे हैं जो उन मेरी सरप्राइज एलिमेंट की तरफ जो इस लिस्ट में देखने को मिले, खासकर दिल्ली में जो नाम आए हैं उसमें वाकई कुछ इन नामों ने लोगों को चौंकाया है। हम सीधे अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, जो लिस्ट एमपी के लिए आई है, एमपी के जिन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, क्या वो एक्सपेक्टेड लाइन पे थी या यहां पर भी सरप्राइज एलिमेंट लोगों को देखने को मिला? देखिए, जो कुछ नाम जो हम पहले से भी बता रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ से सांसद थी, उनका नाम लगभग तय था कि हट जाएगा, इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगी, और वैसा ही हुआ। जो पूर्व महापौर आलोक शर्मा हैं, उनको टिकट मिला। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला। यहाँ 2-3 बातें बहुत अहम हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद शिवराज सिंह चौहान के कद को कम कर दिया गया, तो ना सिर्फ वो विदिशा से लड़ रहे हैं, बल्कि जो अपने करीबी हैं, फिर चाहे वो यहाँ से हों, चाहे होशंगाबाद से हों, इन सारे सीटों पर अपने करीबियों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, जो पूर्व में कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, वो अपने मुरैना और आसपास के इलाकों में अपने करीबियों को टिकट दिलवाने में सफल रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो गुना से लड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान 20 साल बाद अब लोकसभा की एक तरह से यात्रा पर निकलेंगे, और यही यहाँ पर माना जा रहा है कि अगर वो लोकसभा जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री जरूर बनेंगे। तो एक तरह से पावर बैलेंस की जो बात कही जा रही है, वैसे अभी 5 सीटों पर ऐलान अभी बाकी है। और इन जैसा रवीश दिल्ली से बता रहे थे, तो यहाँ भी अगर आप देखें तो 4 महिलाओं को टिकट मिला है, 8 ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट मिला है, और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति को भी प्रतिनिधित्व दे करके पूरा एक तरह से एक संतुलन बनाने की जो कोशिश कही जाती है वो की गई है। अनुराग, आपके पास लौटते हैं। रवीश, आपसे भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। सुब्रत से हम बातचीत करेंगे जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इस समय आपको हम बताएं कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। तमाम तरह के कयास इस लिस्ट को लेकर लग रहे थे, लेकिन जब 29 तारीख की जो बैठक थी, मैराथन बैठक हुई, उसके बाद से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार लिस्ट सामने आई, और इस लिस्ट के अंदर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों का जो नाम थे, सीटों के लिए जो नाम थे, वो सामने आए हैं। और इस लिस्ट की जो खास बात है, अहम बात है, वो हम आपको कुछ बता दें कि इस लिस्ट के अंदर 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं, यानी कि उनको टिकट दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, उनके भी नाम का घोषणा इस उम्मीदवारों की लिस्ट में की गई है। और कुल मिलाकर 34 ऐसे निवर्तमान सांसद हैं जिनका टिकट कटा है। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला फैक्टर इस लिस्ट के बाद सामने कहा जा रहा है, वो है दिल्ली का, जहां पर 5 नामों की घोषणा हुई और उनमें से 4 नामों के टिकट कट गए। तो दिल्ली ने सबको चौंकाया जरूर। दिल्ली में ऐसे भी नाम आए सामने जिन नामों की घोषणा जब हुई तो उनका कहना यह था कि उन्हें टीवी के जरिए अपने नाम के बारे में पता चला, यानी कि न्यूज के जरिए उनको अपने नाम की घोषणा के बारे में पता चला। आपको बताएं कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा 28 महिलाएं, 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को इस लिस्ट में मौका दिया गया है। खास बात यह है 27 एससी कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और 18 एसटी कैंडिडेट हैं इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स की संख्या 57 है। अगर हम राज्यवार इसके सीटों की गणना करें तो यूपी की कुल 80 सीटें हैं, इसमें से 51 सीट का नामों की घोषणा कर दी गई है, 51 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी गई है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 26 सीटों पर उम्मीदवार यहां पर ऐलान कर दिया गया है, उन्हें घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर 29 सीटें हैं, 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में कोई खास ऐसा फैक्टर देखने को नहीं मिला जिसने लोगों को चौंकाया हो, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जिन नामों की चर्चा हो रही थी उन्हीं को टिकट मिल गया, और ऐसी सीटों की भी चर्चा थी कि यहां पर इनका नाम कट सकता है, तो वहां पर भी वैसा ही नतीजा सामने आया। इसके अलावा गुजरात की
26 में से 15 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में 15 सीटों का ऐलान किया गया है, 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और बात हो रही है बीजेपी की पहली लिस्ट की, जो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने आज जारी कर दी है। कुल 195 नाम है और उन नामों में से एक नाम है यूपी से कन्नौज से उम्मीदवार सुब्रत पाठक का। और सुब्रत पाठक इस समय हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं हमसे बातचीत करने के लिए और इस चुनावी महासंग्राम में उतरने को वो तैयार हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको टिकट मिला है पार्टी की तरफ से, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी थे जिनका कहना यह था कि हमें तो न्यूज के माध्यम से पता चला और हमें कहीं चर्चा में भी नहीं सोच रहे थे कि हमारा नाम आएगा। तो आपको कैसे पता चला कि आपका नाम आ गया है लिस्ट में? पर आने लगा था कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लगे। अपने कार्यालय पर ही उपस्थित थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने में फिर उसमें सबके नाम घोषित हुए, तो उसमें मेरा भी नाम घोषित हुआ। जी, तो आप उम्मीद कर रहे थे टिकट की इस बार? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए हुआ कि कन्नौज की जनता का, कन्नौज की मेरी महान जनता का ये आशीर्वाद है और मेरे प्रति उनका प्रेम है और जिसके कारण से जिन्हें मुझे इस योग्य समझा। जी, चुनौती को कैसे देख रहे हैं इस बार की यूपी में? नहीं, देखिए, देश भर में नरेंद्र मोदी जी की लहर है, उत्तर प्रदेश में सुनामी में बदल गई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल जो लोगों की, खासकर आम शोषित वंचितों की जो समस्याओं का समाधान करने में जो हुआ है और हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोगों ने बदलाव को अंदर से महसूस किया है और आज वही कारण है कि लोगों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। ये विश्वास हर वर्ग में है, हर जाति में है। शायद ही कोई जाति ऐसी हो जो नरेंद्र मोदी जी को अपार प्रेम न करती हो। तो कुल मिलाकर ये जो मोदी जी का एक हर वर्ग में जो विश्वास है और इसीलिए उनका जो नारा ही था सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने वो नारे ने जी आते हैं सुब्रत जी आपके पास। हमारे साथ इस समय फग्गन सिंह कुलस्ते भी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं मंडला सीट से। उनको भी पार्टी ने, उन पर भी विश्वास जताया है। कुलस्ते साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ढेरों शुभकामनाएं आपको पार्टी ने टिकट दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे थे कि 29 फूल खिलाने हैं, पार्टी इस बार 100 का स्ट्राइक रेट रखना चाहती है। क्या लगता है आपको, ये जो टारगेट सेट किया है पार्टी ने, ये पूरा हो जाएगा? देखिए, पार्टी ने तय किया है, बहुत सोच समझ करके किया है और हमने इसका पूरा जो हमारी 29 सीट्स है, हमने 100% का जो लक्ष्य है पूरा हम करेंगे मध्य प्रदेश में। जी, जो विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली इस बार बीजेपी को, आपको लगता है उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा? जरूर इसका असर पड़ता है। और देखिए, जब दो इंजन, डबल इंजन की हम बात करते हैं लोगों के सामने और नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति इस पूरे कैंपेनिंग का, इसका लीडरशिप करे और मोदी की गारंटी हो, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे, तो मुझे लगता है पूरे भारत के अंदर मोदी की गारंटी का सबसे बड़ा विश्वास आज इस बात का है, गरीबों पर, किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर। ये जो बहुत बड़ा एक प्रकार का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश के इन चार जो हमारे वर्ग हैं बड़े उत्साह के साथ देख भी रहे हैं और इनको
प्रत्यक्ष रूप से भारत के ऐसे गरीब कल्याण की योजनाओं को हमने वहां तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। ये पूरे हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें देखने में आया। जी, आप जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो जाति आधारित जनगणना की बात कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बेरोजगारी है, वो ये कह रही हैं कि महंगाई है। क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी ने कैटेगराइजेशन किया है जातियों का, जो उनका एक विजन है जाति को लेकर, 4 जाति वो मानते हैं, युवा, महिला, किसान, गरीब, ये तमाम जो नैरेटिव्स हैं उसके आगे कहीं टिक पाएंगे? देखिए, आज चाहे वो किसी वर्ग विशेष का हो, आज ये देश में 4 जो कैटेगरी हैं, युवा है, महिला है, किसान है, ये जो हमारे वर्ग है, इनको इसी कैटेगरी में अगर बांटा है तो वास्तव में इसको बहुत समझ करके गरीब कल्याण की योजना और गरीब आज इनके लिए हमको करने की जरूरत है। और ये हम इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना अभी मोदी जी ने किया है इसका आधार आप देखिए कि इन वर्षों में 25 करोड़ लोग इससे बाहर निकले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी का। जी, लेकिन इस बार टक्कर में इंडिया अलायंस भी तो है, स्ट्रेटेजिकली वो भी प्लान कर रहे हैं चीजों को। क्या कितनी बड़ी चुनौती लगता है आपको? देखिए, हमने देखा है, मैंने बहुत समय से इसको देखा है, इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को देखा है। आज देखिए लोग भाग रहे हैं वहां से निकल करके, और इसलिए ये केवल आज अपने फार्मूला में भी सफल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस से कोशिश जरूर कर रही, परंतु मुझे नहीं लगता कि जब उनके विचारधारा एक नहीं है, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, तो क्या हम सोच सकते हैं देश के हित में इस प्रकार की पार्टी मिलकर के काम करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये जो दिखाने का नहीं फलों का भी। जी, मोदी जी अपनी हर सभा में, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में सभा करें, जनसभा करें, कोई रैली करें, कोई रोड शो करें, एक मैसेज वो सीधा देते हैं, ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी वाला संदेश फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश की जनता के बीच कैसे लेकर जाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, आज मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश के अंदर मोदी की गारंटी का, आज गरीब कल्याण की योजना आप देखिए, आवास देखिए, आज 45 लाख मध्य प्रदेश में गरीबों को आवास बना। आज 43 लाख ऐसे जो हमारी महिलाओं को हमने गैस का उज्ज्वला का कनेक्शन हमने दिया। किसान 85 लाख किसानों को हमने सम्मान निधि पहुंचाया। आयुष्मान कार्ड आप देखिए, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे डेवलपमेंट के काम हुए। और आज जब व्यक्तिगत अगर हम हित की बात करते हैं, गरीब कल्याण की योजना की बात करते हैं, तो ये जो संख्या है, ये संख्या बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि देखिए, आज महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में आप देखिए कि 1,31,00,000। जी, फग्गन जी कुलस्ते हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, मंडला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, चल लौटते हैं। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की उम्मीदवारों की लिस्ट आज बीजेपी ने जारी कर दी। 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज बीजेपी ने किया। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और इसके पूरे गुणागणित को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। रणवीर, जो लिस्ट यूपी की, खासकर अगर यूपी के संदर्भ में बात करूं, 51 नामों की जो लिस्ट आई है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर इस लिस्ट को तैयार किया गया है।
देखिए, इस लिस्ट में दो एलिमेंट्स है। एक आपको हैरान करेगा और दूसरा शायद बिल्कुल हैरान ना करे। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने 51 नामों की जो घोषणा की है, इसमें 45 नाम ऐसे हैं जो रिपीट किए गए, यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं उनमें किसी का टिकट नहीं कटा, सबको दे दिया। हारी हुई सीटों पे कुछ नाम है, जैसे अभी रितेश पांडे आए हैं अम्बेडकर नगर सीट, वहाँ बीएसपी से वो जीते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वो अब भाजपा के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि जिन 29 सीटों की घोषणा नहीं हुई है, उन 29 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं। प्रयागराज, जहाँ से रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं, उनको टिकट अभी नहीं मिला है, अभी फैसला होना है। कानपुर में सत्यदेव पचौरी, इसके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, विवादों में रहे, उनका अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ है। और आप देखिए कि कुछ और ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर फिलहाल नाम घोषित होने, संघमित्रा मौर्य जो कि बदायूं से सांसद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में रहे, उसके बाद अब उनकी बेटी दावा कर रही थी कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी उनकी सीट पर फैसला नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, महेंद्र पांडे, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, संजीव बालियान, भानु प्रताप सिंह वर्मा, ये तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं इनको टिकट मिला है। विवादों में रहने वाले साक्षी महाराज को टिकट मिला है। इसके अलावा अयोध्या सीट बहुत महत्वपूर्ण थी, वहाँ से लल्लू सिंह पे फिर से विश्वास जताया गया है। गोरखपुर से चर्चित सांसद रवि किशन, उनको फिर से टिकट मिला है। आजमगढ़ से निरहुआ को रिपीट किया गया है। तो आप ये जो लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में जो चर्चित नाम थे, जो सांसद थे, उनको टिकट मिला है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें वरुण गांधी, मेनका गांधी, ये दोनों लोग लगातार कई ऐसी बयानबाजी थी जिसकी वजह से ये लोग चर्चा में थे। इन दोनों लोगों को अभी तक टिकट घोषित नहीं हुआ है। तो 29 सीटों में करीब 6-7 सीटें ऐसी हैं जो सहयोगियों को जाएंगी, जिसमें घोसी हो सकती है, गाजीपुर हो सकती है, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, बिजनौर, बागपत। तो यहाँ पर नाम अनाउंस ना होना हैरान नहीं करता है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अब भी गाजियाबाद, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, उनका नाम घोषित नहीं हुआ है। वो सीट पर उनको टिकट मिलेगा या नहीं, तो इसको लेके बहुत लोगों में कौतूहल है कि आखिर किसको टिकट मिलेगा। और कुछ नाम इसलिए हैरान करते हैं, जैसे जगदम्बिका पाल, कहा जा रहा था कि उम्र की वजह से उनका टिकट कट सकता है, उनको मिल गया। महेंद्र पांडे, उनको भी उम्र की वजह से कहा जाता टिकट नहीं मिलेगा। हेमा मालिनी का कहा जा रहा था टिकट कट सकता है। तो इन सभी नामों पर बीजेपी ने भरोसा किया है, उनको फिर से मौका दिया है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिस पर घोषणा नहीं हुई है और अब 6 तारीख को होने वाली चुनाव समिति की बैठक पर नजर होगी, जब इन सीटों पर भी चर्चा शुरू होगी। और ये शायद पहला मौका है जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में अब प्रत्याशियों को समय भी मिलेगा और तय हो चुका है कि 51 सीटें अब बीजेपी डिसाइड करके अनाउंस कर चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। तो रणवीर का कहना यह है कि जो यूपी के लिए लिस्ट आई है उसमें सरप्राइज एलिमेंट भी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो चौंकाती नहीं हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, चल लौटते हैं, हम देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जहाँ यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट उड़ीसा। क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश व स्टेमिना से परेशान हैं? तो रोज लें शिलाजीत केसर मोतीयुक्त 70 वर्षों से विश्वसनीय राज वैद्य रसायन वटी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। वाराणसी से लड़ेंगे पीएम मोदी, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह होंगे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के विदिशा से लड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से होंगे उम्मीदवार। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 2 नेताओं ने चौंकाया। गौतम गंभीर ने राजनीति को कहा अलविदा।
जयंत सिन्हा ने भी राजनीतिक जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की। प्रायोजक हैं ओजोन फार्मा का क्विक दर्दनाशक तेल, जोड़ों के दर्द से जल्द राहत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं आपको लगातार हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसे लेकर। इस समय हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के लिए, मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिछली बार भी चुनाव जीता था, एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढेरों शुभकामनाएं, आपके नाम पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। लेकिन दिल्ली का जो माहौल था और जो तस्वीर उभर कर दिल्ली की लिस्ट में सामने आई है उसमें बहुत सारे लोग चौंके हुए हैं। क्या आपको भी हैरानी हुई? नहीं, थोड़ी देर तो होती है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सुंदर सा कल्चर है जो मैं आपसे शेयर करूं कि हम लोग तैयार रहते हैं। पार्टी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व देती है तो हम लोग, एक जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, पहले देश फिर पार्टी फिर हम, तो अगर मुझे तिवारा चांस मिला तो मैं नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, शीर्ष नेतृत्व का, अपने आदरणीय अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, सभी बड़ों का बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि टिकट नहीं मिलने से हम बहुत निराश हो जाते। हम देश की सेवा के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ एक गिलहरी प्रयास में निकले हैं। देश को समझाते रहते हैं, लोगों को समझाते हैं, अपने अपने लोकसभा में काम करते हैं। इसलिए हमें न तो खुशी की कोई ऐसी सीमा हो कि दीवार तोड़ दे और न तो निराशा की कोई सीमा होती है जो दीवार तोड़ दे। हम दोनों में समान। पिछले चुनाव में 100 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस चुनाव में स्थिति थोड़ी बदली है, इस मायने में कि कांग्रेस और आप साथ आ गए हैं। हालांकि पिछले चुनाव का इनका वोट प्रतिशत जोड़ भी दिया जाए तो भी आपके आसपास ये नजर नहीं आते, लेकिन गठबंधन के साथ उतर रहे हैं तो समीकरण हो सकता है बदल जाए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप दिल्ली में इसको? ये चुनौती बीजेपी के लिए नहीं है, ये चुनौती दिल्ली में गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो निराशा इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, जो निराशा इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, वो निराशा इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। और जो 56% वोट शेयर था बीजेपी का, अगर वो बढ़ के 60% भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेमेल गठबंधन है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो गालियां दी हैं कांग्रेस को, शीला दीक्षित जी को, और कांग्रेस कैसे उसके कार्यकर्ता उसको स्वीकार कर सकते हैं? और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पहले से 3 सीट खो दी, मतलब लड़ने से पहले चली गई, आप सोचिए वहां कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, ये चुनौती हमारे लिए नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए है। और हमारा तो, मैं सभी लोगों को जोड़ करके सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बहुत संक्षेप में आपसे मनोज जी इतना और जानना चाहते हैं कि आप क्या विजन जनता के सामने रखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और दिल्ली में जब आप रैलियां करेंगे तो? देखिए, हम लोग एक ऐसी सरकार जो हमेशा काम रोकने में लगी रहती है, उसके बाद भी हमने 14,000 करोड़ के काम कराए हैं अपने क्षेत्र में, चाहे शास्त्री पार्क का ब्रिज हो, सिग्नेचर ब्रिज हो, एलिवेटेड रोड हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, रिवर फ्रंट हो, या झीलों का अंबार हो, सेंट्रल स्कूल हो, मेट्रो का ट्रिपल डेकर मेट्रो हो, चाहे फिर वो रेलवे का स्टेशन हो। अब हमारा विजन अगली बार मेन रोड से अंदर की सड़कों पे जाना है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने रुलाया है दिल्ली को, हम अब अंदर गलियों में जाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे लोगों से कि 2024 भी दीजिए और 2025 में दिल्ली के खुशियों की चाबी अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी से छीन करके नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए, और तब हम दिल्ली को सही मायने में देश का एक सुंदर राजधानी बना करके देंगे जिसकी दुनिया में धाक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए, और लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपको। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं बीजेपी की पहली लिस्ट पर और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी। आपको बताएं कि जो सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जहां पर 80 सीटें, और कहा जाता है कि जिसने यूपी फतेह कर लिया उसने आधा किला वैसे ही जीत लिया, आधी जंग वैसे ही जीत ली। तो यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात आई है वो दिल्ली को लेकर आई है। 5 नामों का ऐलान हुआ 7 में से, और उन 5 में से 4 लोगों के टिकट कट गए।